प्रश्न की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार का एक कारनामा इस वक्त सामने आया, जहां बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए सड़क बनवा दी गई है। दरअसल निर्धारित गाटा संख्या से 1 किलोमीटर दूर ये सड़क बनवाई गई। अवध चौराहे के पास सिंचाई कॉलोनी की दीवार तोड़ करके ये सड़क बनाई गई है। बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए इस सरकारी दीवार तक को तोड़ दिया गया। विभाग ने हालांकि इस पूरे मामले में जांच कमेटी गठित की है और जांच कमेटी गठित करने के बावजूद भी 15 दिन उसके बाद हो गए और अभी तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। एएक्सीएन राजेश कुमार के प्रभाव में जांच आगे नहीं बढ़ पा रही। शासन से गाटा संख्या 1098 के लिए रोड स्वीकृत हुई थी। राजेश कुमार ने 1 किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर सड़क बनवाई। मुख्य अभियंता परिकल्प संजय खंडूजा ने फिलहाल इस पूरे मामले में जांच बिठा दी है। तो जांच कमेटी इस पूरे मामले को लेकर बिठाई गई, लेकिन 15 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की गई है। किसी भी तरीके से देखा जाए तो बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए सड़क बनाई गई है। तो मुख्य अभियंता परिकल्प संजय खंडूजा ने इस पूरे मामले में अब जांच बिठाई है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार का यह बड़ा कारनामा इस वक्त सामने आया है। बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए सड़क बनवा दी जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कमेटी का गठन हो चुका है। निर्धारित गाटा संख्या से 1 किलोमीटर दूर ये सड़क बनवाई गई है, जिससे अवध चौराहे के पास सिंचाई कॉलोनी की दीवार को तोड़ा गया और फिर वहां पर सड़क बनवाई गई है। बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी दीवार तक तोड़ दी गई है। तो विभाग ने फिलहाल जांच कमेटी इस पूरे मामले में गठित की थी 15 दिन पहले और 15 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। एएक्सीएन राजेश कुमार के प्रभाव में जांच आगे नहीं बढ़ पाई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी बने हैं विजय कुमार। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां डीजी विजिलेंस, डीजीसीबी, सीआईडी के साथ कार्यवाहक डीजीपी का भी अतिरिक्त कार्यभार अब विजय कुमार संभालते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी के निर्देश के बाद गृह विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। यूपी गृह विभाग ने कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती के लिए आदेश जारी किया। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने ये आदेश जारी किए हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी लखनऊ से ही, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक इस वक्त लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंचाई विभाग के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और प्रमुख सचिव अनिल गर्ग भी मौजूद हैं। वहीं बाढ़ को लेकर सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता पूरी जानकारी इस वक्त मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। बैठक में तीनों ईएनसी भी मौजूद है। नहरों की सफाई को लेकर के 15 जून तक का समय इस वक्त दिया गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप मिश्रा इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। संदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस बैठक को लेकर आपके पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ को लेकर पूरी तरीके से सतर्कता बरतते हुए इस बार की बड़ी बैठक कर रहे हैं। जहां साफ तौर पे जिस तरीके से बाढ़ को लेकर के लगातार कुछ ऐसे जिले रहे हैं जिन जिलों पे लगातार बाढ़ का प्रकोप जो है काफी देखने को मिला था, जिसके बाद से अब बाढ़ को लेकर के एक बड़ी बैठक निर्धारित किए थे और उसके बाद आज जो है बैठक हो रही है। यानी कि साफ है कि इस बैठक में जो जल शक्ति मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह वो मौजूद है, इसके साथ साथ प्रमुख सचिव अनिल गर्ग मौजूद है और 3 ईएनसी है, ईएनसी परियोजना, ईएनसी डीपी और विभागाध्यक्ष, तीनों वहां पे मौजूद हैं। साफ तौर पे इस बैठक की जानकारी दे रहे हैं कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में लगभग 28 ऐसे जिले हैं जहां पे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं, यानी कि वहां पे बाढ़ की संभावना सबसे ज्यादा जताई जाती है। महाराजगंज की अगर बात कर ले, गोरखपुर की बात कर ले, लखीमपुर की बात कर ले या बहराइच की बात कर ले, ये ऐसे जिले हैं जहां पे बाढ़ का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ की नदियों के जो उफान है उसकी वजह से मनुष्य के जीवन काफी ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जब नदियों का उफान होता है तो निश्चित तौर पर उसका पानी जो है गांव तक पहुंच जाता है, यानी गांव पूरे डूब जाते हैं। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सतर्कता बरतते हुए ये एक बैठक की है और उसको जल्द से जल्द काम को निर्धारित करने के कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। यानी साफ है कि जिस तरीके से 15 जून तक का समय दिया गया है, 15 जून के बाद मानसून लगने की संभावना जताई जा रही है। अगर मानसून जैसे ही आता है उसको बाढ़ के कार्यों को शीघ्र करने की अपील की है। यानी साफ है कि जिस तरीके से बाढ़ को लेकर के पहले ही बजट जारी हो चुका था और काम करने की प्रक्रिया को पूरा करना था, यानी कि 15
जून तक इस पूरे कार्य को पूरा करना है। उसके बाद से बाढ़ के कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। लेकिन इस बैठक में यह जाना गया है कि कितने % तक काम पूरा हो चुका है, यानी कि जो नदियों का उफान है उसको रोकने के लिए हमारी कितनी ताकत के साथ में हम लोगों ने अब काम किया है, उसकी जानकारी ले रहे थे। साफ है कि जिस तरीके से कुछ ऐसे जिले हैं जिन जिलों में भारी बारिश होती है और उसका पानी जो बाढ़ का पानी है वो नदियों तक पहुंचता है, यानी साफ है कि जो गांव हैं उन गांवों को डूबने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही जानकारी लेने शुरू कर दिए हैं, यानी कि बाढ़ को लेकर के किसी प्रकार से कोई कमी नहीं देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसी वजह से आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बहुत से ऐसे चीजों को लेकर के निर्णय लिए गए हैं कि जिससे कि जो गंडक नदी है या सरयू नदी है या कह सकते हैं महाराजगंज में नदी है, तो इन नदियों को बचाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है, इस बैठक में कौन कौन लोग मौजूद हैं इस वक्त, संदीप? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि आज की इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इसके साथ साथ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, वो मौजूद हैं। प्रमुख सचिव हैं जल शक्ति अनिल गर्ग सिंह, वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ में विभागाध्यक्ष अनिल कुमार हैं, वो मौजूद हैं। एनसीडीपी हैं आलोक जैन, वो मौजूद हैं और परियोजना तीनों लोग मौजूद हैं। यानी साफ है कि इस बैठक में जो बड़े फैसले लेने जाने हैं उन फैसलों को लेने के लिए मुख्यमंत्री की बैठक है। और इसके साथ ही साथ में कितने आपने कार्य किया है और कितना % तक आपने कार्य को पूरा कर दिया है उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई है। इससे कि ये बताया गया है कि इतना % काम पूरा हो चुका है, यानी कि जो हमारा 15 दिन का जो वक्त बचा है, इस 15 दिन के समय में हम अपनी बाढ़ की तैयारियां पूरी कर लेंगे। लगभग 42 ऐसे जिले हैं जिन 42 जिलों में बाढ़ की संभावना हमेशा बनी रहती है, लेकिन 24 जिले ऐसे हैं जो संवेदनशील जिले हैं जहां पर बाढ़ का पानी जो है वो गांवों तक पहुंचता है। साफ है कि उन गांवों को बचाने को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि आने वाले समय में आप अपने कार्यों को पूरा करें और पूरा करने के बाद से इन बाढ़ की परियोजनाओं को जल्द से जल्द शीघ्र करने की बात कही है। इसके साथ ही साथ में जो संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों का निरीक्षण करने की बात कही है। साथ ही साथ में एनसीडीपी और परियोजना को ये निर्देश दिया गया है कि आप उन जिलों में जाइए, उन जिलों का निरीक्षण करिए और वहां पे अगर कोई कमी आती है तो वो सीधे जो है आप अपने मंत्री से बात करिए। यानी साफ है कि इस बार बाढ़ से बचाव कार्यों को लेकर के पहले से ही बैठकें का दौर शुरू हो चुका है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संदीप। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ से अगली खबर की, जहां पर एलजीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की इमारत को एलजीए ने सील कर दिया है। शारदानगर इलाके के रतन खंड में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिल्डिंग सील की बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम माफिया अतीक अहमद का करीबी रहा है और अब ये कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अतीक के करीबी अब जितने भी हैं उन पर लगातार कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और हाल ही में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जो एक पूरी बिल्डिंग है उसे सील कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की इमारत को लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सील किया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के मुजफ्फरनगर पहुंचते ही हलचल कहीं ना कहीं बढ़ गई है। शिव चौक पर 2 मिनट के लिए गाड़ी रोककर उन्होंने शीश झुकाया। महिला पहलवानों के शोषण को लेकर मुजफ्फरनगर में अब ये पंचायत होगी। ऐतिहासिक गांव सोरम में जल्दी अहम पंचायत होगी। हरिद्वार गंगा में मंगलवार को मेडल विसर्जन करने के लिए पहलवान पहुंचे थे और इस दौरान खाप चौधरियों के कहने पर उनकी झोली में अपने मेडल डाल दिए और डालकर उन्हें 5 दिन का समय दिया गया, जिसके बाद हरिद्वार से ये पहलवान देर शाम मुजफ्फरनगर जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित टिकैत निवास पहुंचे थे, जहां तकरीबन 1 घंटे तक इन पहलवानों ने रुककर खाना खाया और उसके बाद मीडिया से बचते हुए आगे के लिए निकल गए। कहा तो इनके साथ में जो ज्यादती हो रही, इनकी सुनाई नहीं हो रही। इन्होंने वहाँ से हरिद्वार में कहा भाई इसमें जो मेडल है विसर्जित करेंगे, तो हमें भी पता लगा। हमने कहा भाई मार तो नज़दीक है और इस तरह का बच्चे इस तरह का कदम उठा रहे, बड़ी बहुत गलत बात है। तो हम चौधरी साहब और गए, चौधरी साहब ने जोड़ी बनाई, कहने भाई ये इसमें घेर दो तुम जोड़ी में। खैर वे किसी की नहीं मान रहे थे ये पहलवान,
उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है जी, वैसी बात है तो हम चल रहे आप लोगों के साथ में। उन्होंने बड़ा सम्मान रखा हमारा। तो आपको बता दें कि महिला पहलवानों के शोषण को लेकर के मुजफ्फरनगर में अभी ये अहम पंचायत होने जा रही है। कल जिस तरीके से पहलवान हरिद्वार पहुंच रहे थे और कहीं ना कहीं जो उनके मेडल हैं उनको प्रवाहित करने की बात कही जा रही थी। हालांकि चौधरी नरेश टिकैत जब वहां पहुंचते हैं तो उनके समझाने के बाद पहलवान मान जाते हैं और 5 दिन का समय दिया जाता है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस पंचायत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दरअसल आपको बता दें कि पहलवान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर भी ये प्रदर्शन काफी दिनों से लगातार चल रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप ब्रजभूषण पर लगाया गया है और उनके इस्तीफे की मांग इस वक्त लगातार की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी की मांग पहलवान करते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है इन पहलवानों की तरफ से। और उसके बावजूद भी जब किसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उसके बाद ये सभी पहलवान अपने अभी तक के कमाए हुए सभी मेडलों को लेकर के हरिद्वार पहुंचते हैं गंगा में प्रवाहित करने के लिए। लेकिन इस दौरान चौधरी नरेश टिकैत पहलवानों से मुलाकात करते हैं जिसके बाद में अपने सभी मेडल पहलवान नरेश टिकैत की झोली में डाल देते हैं। उसके बाद में नरेश टिकैत के घर पहुंचते हैं, उनके आवास पे खाना पीना खाते हैं और मीडिया से बिना बातचीत किए हुए वापस निकल जाते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर अब जो पंचायत होने वाली है उसमें क्या कुछ खास रहेगा। महिला पहलवानों के शोषण को लेकर मुजफ्फरनगर में यह अहम पंचायत होनी है। ऐतिहासिक गांव सोरम में जल्द ही अहम पंचायत की जाएगी। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के मुजफ्फरनगर पहुंचते ही हलचल कहीं ना कहीं बढ़ गई है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सचिन जौहरी इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सचिन, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस वक्त आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कल जो सभी पहलवान थे उन्होंने घोषणा की थी कि वो हरिद्वार में जाके गंगा जी में अपने मेडल बहा देंगे। उसके बाद मुजफ्फरनगर से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे और सभी पहलवानों से मेडल ले लिए और कहा कि हमें 5 दिन का वक्त दे, हम सरकार से बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे। उसके बाद नरेश टिकैत इन सभी पहलवानों को लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे। मुजफ्फरनगर में इन पहलवानों ने टिकैत आवास पर भोजन किया और उसके बाद बिना मीडिया से की कोई बातचीत किए हुए वहां से निकल गए। जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत, उन्होंने कल एक बड़ी पंचायत रखी है। मुजफ्फरनगर में एक ऐतिहासिक जगह है सोरम, वहां बड़े बड़े फैसले हुए। कल खाप पंचायतों के मुखियाओं के साथ और कई अहम लोगों के साथ एक बड़ी बैठक मुजफ्फरनगर में होगी। जी, बैठक को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट अभी तक मिल रहा है? ये बैठक कब होगी और कौन कौन इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? सचिन, देखिए, कई खाप के मुखिया चौधरी इसमें रहेंगे और समाज के कई लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कई लोग जो मुख्य सोरम से जुड़े हुए हैं वो वहां पर रहेंगे और कल ये जो सोरम में पंचायत होनी है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सचिन। तो सोरम में यह अहम पंचायत होनी है और इस पंचायत में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये वाकई देखना होगा। लेकिन फिलहाल पहलवानों ने 5 दिन का समय इस वक्त दिया गया है पहलवानों के द्वारा। सीधे तौर पर 5 दिन में पहलवानों की मांग ना मानी गई तो दूध और सब्जी की एनसीआर में सप्लाई बंद करने की भी चेतावनी इस वक्त पहलवानों की तरफ से दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल खाप पंचायत की बैठक होने जा रही है मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में यह अहम पंचायत होनी है जिसमें निकलकर सामने आएगा कि क्या कुछ खास रहा है इस पंचायत पे। वहीं लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम वक्त बचा है और ऐसे में एक जमाने में दलित राजनीति का प्रतीक बन चुकी मायावती दो राहे पर है। मायावती की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें एकला चलो की तर्ज पर चलना है या फिर किसी का साथ लेकर चलना है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मायावती अकेले दम पर इतना सामर्थ्य रखती हैं कि वो लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल खेल सके? क्योंकि अगर मायावती को अपना सियासी वजूद बचाना है तो उनके लिए 2024 ये आखिरी मौका है। देखिए इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। सियासत के दोराहे पर माया, वजूद बचाने का अंतिम मौका। 2024 के रण में बीएसपी का आखिरी दांव। खुद के दम पर एक वक्त
यूपी की सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाली मायावती के लिए 2024 का चुनाव आखिरी मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं मायावती के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। सवाल उठता है कि क्या मायावती अकेले दम पर कोई करिश्मा करने की स्थिति में हैं? सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्षी गोलबंदी हो रही है उसमें भी मायावती का कहीं अता पता नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं हुए जब कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के सभी दलों को कांग्रेस ने बुलाया सिवाय मायावती के। और तो और यूपी से अखिलेश यादव को भी कांग्रेस ने न्योता दिया, जबकि अखिलेश यादव लगातार कहते रहे हैं कि 2024 में उनका कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा और वो अमेठी से भी उम्मीदवार उतारेंगे। हाल ही में संसद भवन को लेकर पक्ष और विपक्ष की रस्साकसी में विपक्ष ने मायावती को अपने साथ नहीं रखा। हालांकि मायावती ने खुद की प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए ट्वीट कर विपक्ष के बहिष्कार के फैसले को गलत करार दिया। वहीं इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन करने के बाद भी उन्होंने खुद को आयोजनों से दूर रखा ताकि विपक्ष के दूसरे दलों को ये कहने का मौका न मिल जाए कि वो सत्ताधारी दल के करीब जा रही हैं। इसलिए व्यस्तता की दलील देकर समारोह से दूरी बना ली। वैसे मायावती के लिए एनडीए में भी कोई गुंजाइश बचती नहीं है, क्योंकि इससे उनका यूपी की पॉलिटिक्स में जगह और घट जाएगी। उनके लिए जो भी संभावनाएं बची हैं वो गैर बीजेपी की सियासत में ही बची है। वहीं बीजेपी के लिए भी बीएसपी से चुनाव पूर्व गठबंधन फायदेमंद नहीं हो सकता। हाँ, अगर बीएसपी मजबूती से लड़े तो बीजेपी को फायदा जरूर है, खासकर मुस्लिम बहुल सीटों पर। बीएसपी के चुनाव लड़ने पर वोट बंटने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। आजमगढ़ में हुआ लोकसभा का चुनाव इसका बड़ा प्रमाण है, जहां बीजेपी की जीत इसलिए हुई क्योंकि बीएसपी ने मजबूत कैंडिडेट उतारा था। आजमगढ़ में बीएसपी प्रत्याशी गुड्डू जमाली को 2 लाख से अधिक वोट मिले और बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ की जीत का अंतर भी इतना ही रहा। हाल ही में निकाय चुनाव में बीजेपी नगर निगम की जिन मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत पाई है, वहां बीएसपी के मजबूत कैंडिडेट को मिले वोट भी इसका एक बड़ा कारण है। बहन कुमारी मायावती जी केवल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के अलावा इनडायरेक्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। अभी आपने देखा 2-3 चुनाव जो हुए हैं, ये साइलेंट पार्टनर बनकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है, लेकिन जनता इनके मंसूबों को जान चुकी है। जिस तरीके से ये 2014 में 0 सीट इनके पास थी, वापस 2024 में बीएसपी के पास 0 सीट हो जाएगी। आप देखेंगे बहन जी का जो करिश्मा है वो खत्म हो चुका है। आज दलित भाई अपने अधिकारों को लड़ाई लड़ करके उस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ जुड़ रहा है। आप देखेंगे 2024 में समाजवादी पार्टी और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं करने देगा। मायावती की सबसे बड़ी मुश्किल ये भी है कि उनका स्टैंड फिलहाल क्लियर नहीं है। मायावती 3 बार बीजेपी के साथ सरकार चला चुकी हैं। 2002 में जब पूरा विपक्ष गुजरात चुनाव में एकजुट था, तब मायावती ने बीजेपी का समर्थन कर दिया था। 2007 के चुनाव में मायावती को कामयाबी मिली क्योंकि अपर कास्ट का वोट उन्हें खूब मिला।